नमस्कार बच्चों। हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन ख़त्म किए हैं और अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस फोस्टर के डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चंस करते समय मतलब मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बन रहे हैं, मान लो कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो उनको तो पूछना ही होता है डाउट में और वहाँ पर लिख कर दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस बन भी रहे हैं तो अप्रोच क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं कि क्या हमने सही सोचकर बनाया है ना, क्या ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, तो उनका कहना है कि भाई कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जाए, तो जिससे थोड़ा सा अप्रोच भी क्लियर हो कि हाँ हम सही सोचे हैं, हमने सही सोच कर बनाया है, थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगी। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चंस हम लोग फोस्टर के जो पहले की तरह है ना, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप फंसोगे, उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए फटाफट, है ना भाई। एल्कीन्स के प्रिपरेशन पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। फोस्टरर डिस्कशंस, ठीक है, एल्कीन्स के प्रिपरेशन। ठीक है, चलो तो हम लोग E1 मैकेनिज़्म छोड़ दे रहे हैं। E1 मैकेनिज़्म अभी तक सबका हो भी गया होगा, पूछ लिया होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी पीछे का है ना। नेक्स्ट टाइम से इस तरह से हम लोग लिया जाएगा। और वैसे भी इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो मोस्टली पीपल से बन गया होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग अब देख रहे हैं 66 ऑनवर्ड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68 बड़े आसानी से हो जाएगा। थ्योरी एक बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। 69 अगर देखा जाए तो 69 में मोस्ट ईजिली डिहाइड्रोहेलोजनेटेड पूछ रहा है, मोस्ट ईजिली, है ना। तो फर्स्ट वाला अगर देखें आप, तो जहाँ क्लोरीन जुड़ा है उसके नीचे वाले कार्बन, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो H+ की तरफ बाहर होकर पाई बॉन्ड बनाएगा, तो सीधा बेंजीन बन रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब बेंजीन मोस्ट स्टेबल एल्कीन बन रहा है ना, हाईली स्टेबल बन रहा है। तो इसका मतलब जो मोस्ट ईजिली डिहाइड्रोहेलोजनेट होने वाला है वो फर्स्ट है। क्लियर, 69 हो जाएगा। 70 कर ही लिया होगा। एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, तो एल्कोहलिक KOH मतलब E2 मैकेनिज़्म, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, तो उसके लेफ़्ट वाले पोजीशन से बीटा H बाहर जाएगा। ठीक है, आप सब लोग फोस्टर निकाल लें अपना, है ना, फोस्टर निकाल के देखेंगे तभी बातें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 71 में एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और दो एल्कीन बना रहा है, एल्कीन 1 और एल्कीन 2। एल्कीन 1 को सेडजेफ एल्कीन बोलेंगे क्योंकि वो मोर हैलोजेनेटेड है, दिख रहा है, और एल्कीन 2 को लेस हैलोजेनेटेड, लेस एल्काइलेटेड बोलेंगे क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस विल गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ एल्कीन 2 एज द मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन 2 मतलब हॉफमैन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी किए थे, अगर आपको याद हो तो, जो X, Z और Y लेकर किए थे, है ना। तो बोले थे कि Y अगर सेम हो तो, है ना, तो किसके साथ हॉफमैन मेजर बनेगा, याद आ रहा है। तो क्योंकि लीविंग ग्रुप अच्छा है ना, ऐसा अगर मैं बनाऊँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, तो ऐसा कुछ है अपने पास ना, CH3, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CH2 CH3, है ना, और यहाँ पर ले लिया गया है कौन सा बेस, अल्कोहलिक KOH ही मान लिया जाए, बेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक H यहाँ से जा सकता है और एक H यहाँ से जा सकता है, चाहे यहाँ एक ही बात है, तो यहाँ से अगर जाएगा तभी एल्कीन 2 एज मेजर मिल रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। देखो ऐसा, है ना, यही एल्कीन 2 है। बोल रहा है कि ये मेजर कब बनेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग, सॉरी, यही तो बताना है, बेस ही तो बताना है कि ये बेस क्या लिया जाए कि ये मेजर बने। तो देखो, तो ये वाला H इस मिथाइल और इस मिथाइल से थोड़ा थोड़ा हिंडर्ड होगा, है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वाला H जो है ये तो टर्मिनल पर है, एकदम लास्ट में है,
तो ये हिंडर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो बेस अगर बल्कियर होगा तो ही ये वाला मेजर बनेगा, है ना भाई। चलिए, तो अगर हम लोग बल्कियर बेस ले लें, मतलब सबसे बड़ा बेस ले लेंगे, तो सेकेंड वाला एल्कीन अपना मेजर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेस बताओ तो कौन होगा? डी वाला ना, C2H5 थ्राइस CO। जो डी वाला लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है ना, ये। तो ये सबसे बल्कियर बेस है, याद है ना हॉफमैन का कंडीशन। फिर 72 कर लोगे। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज डीहाइड्रोक्लोरिनेशन मोस्ट ईजिली व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक केवेज, ठीक है। अच्छा, तो सबसे आसानी से मतलब मोस्ट स्टेबल एल्कीन जिसमें बने, किए हैं इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग। तो ए में जो एल्कीन बनेगा उसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बताओ? 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। बी में जो एल्कीन बनेगा उसके पास भी 6 होगा। सी में जो एल्कीन बनेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 होगा। और डी में जो एल्कीन बनेगा उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 6 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए, बी और डी में से देखना है। चलिए, तो एक बार देखा जाए इसको, है ना, इस क्वेश्चन को। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना। चलो फटाफट देखा जाए। देखो, तो ए अपना ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 73। ए ये है, यहाँ से एच जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा एल्कीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो बी है उसमें ऐसा है कुछ, देखो तो यहाँ से एच गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड बाहर। यहाँ पर जो बनेगा एल्कीन मेजर वो ट्रांस वाला बन जाएगा, मेजर ट्रांस ही बनाएंगे ना। तो इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम लोग ये वाला देखें, एक ये मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है CH3C, यहाँ Cl, यहाँ CH2H मान लिया जाए, यहाँ CH3 मान लिया जाए। चाहे यहाँ से बीटा H निकलेगा, चाहे यहाँ से, एक ही बात है। तो ये H निकल कर ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है वो A वाला ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये C नहीं है, ये D है। क्या C वाले को तो हम लोग ऐसे ही हटा दिए, क्योंकि C वाला जो है वो बहुत स्टेबल एल्कीन ही नहीं है। यही 3 एल्कीन ऐसे हैं जिनके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी स्टेबिलिटी, तो ये है आइसोब्यूटीन, ये भी है आइसोब्यूटीन, और ये है अपना ट्रांस टू ब्यूटीन। तो एक बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है कि इसमें आइसोब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी है। तो क्योंकि ये और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसलिए अब रेट की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रेट पूछ रहा है तो इसका नहीं होगा, अब ए या डी में से कोई होगा, बताओ। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। तो देखो, जब सेम एल्कीन बने और सेम लिविंग ग्रुप अगर हो, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, सेम एल्कीन बने और सेम लिविंग ग्रुप हो, तो हम लोग बीटा H का एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो ये वाला H जो है ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला बीटा H जो है वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पार्शियल पॉजिटिव इस पर कम होगा, क्योंकि इन दोनों मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, और इसमें प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेट किसका हो जाएगा? डी का हो जाएगा। मोस्ट ईजिली डीहाइड्रोहेलोजनेटेड पूछ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्या? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें एक रिएक्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन, है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल का रिएक्शन करा दे रहा है PCl5 से, ठीक है। तो इसमें कुछ आगे पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म वगैरह।
तो फिलहाल क्या करो कि इस OH को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, मतलब PCl5 क्या करेगा, इस OH को क्लोरीन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बस। ठीक है, अब आगे अल्कोहलिक केओस डाल दोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, E2। क्लियर हो रहा है बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। पहले इसको मिटा दें, इसको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, आइए फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर द रिएक्शन साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ठीक है, और उसमें CH3CH2ONa, इसका मतलब क्या, इथॉक्साइड आयन, CH3CH2O Na+, मतलब इथॉक्साइड आयन। एरो पे लिखा है C2H5OH, मतलब इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मतलब क्या करा रहा है, E2 करा रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट इज फाउंड बाय डी ऑप्शन एंड E2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 SN2 भी एक तरह का मैकेनिज्म है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए जरा। Which of the following reaction will undergo elimination reaction and an alkene major will be formed in the products, ठीक है। चलिए, इसमें जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है उसको अभी ट्राई करेंगे पॉज करके। और इसमें एक चीज़ देखो ज़रा, है ना, क्वेश्चन नंबर 78 में कुछ लोग ए से भी बना रहे होंगे, बोले सर बन तो जाएगा ए से भी, नीचे वाला बीटा एच निकल जाए तो, है ना। सी और डी से तो नहीं बनेगा, क्योंकि सी में ब्रिज हेड पर पाई बॉन्ड आएगा। देखो तो जहाँ ब्रोमीन है वो ब्रिज हेड कार्बन पर है, और उसका बीटा एच अगर अल्कोहलिक केवच निकालेगा तो ब्रिज हेड पर पाई बॉन्ड आएगा, जो कि नहीं बन सकता। तो सी तो नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, क्योंकि डी में जो OH है वो भी ब्रिज हेड पर है। E1 मैकेनिज्म यहाँ पर होता है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ही नहीं बन सकता, क्योंकि H+ अटैक करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 का, तो कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पर आएगा, और ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो C और D से तो एल्कीन नहीं बन सकते, ये क्लियर है। अब बचा A और B, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर दोनों आंसर होगा। देखो A तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं है कि आप एल्काइल हैलाइड कहीं पर भी देखें और आप बस उसका E2 ही कराएंगे। एल्काइल हैलाइड बहुत सारे टाइप का रिएक्शन दे सकता है, लेकिन रिएजेंट क्या लिए हो, क्या रिएजेंट में स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं, वाटर पड़ा है, तो वाटर बेस तो नहीं होता है, पुअर बेस होता है, एकदम न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, समझ गए। तो ए में एल्कीन बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है, रिएक्शन हो सकता है कुछ और होगा, लेकिन एल्कीन नहीं बनेगा। क्लियर हो रही है ना बात। बी में एल्कीन बन रहा है, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है और उसमें OH- हीट लिखा हुआ है, ज़रा समझा जाए। बी में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कैसे बनेगा, देखो तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन, ठीक है। मुझे ये 3 बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये लीविंग ग्रुप की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हुआ करता था, है ना, ऐसा कुछ हुआ करता था, याद है ना, NR3+ टाइप का हॉफमैन में जो पढ़े थे हम लोग। तो ये जो जिससे N+ जुड़ा है ये अल्फा और ये वाला बीटा, तो यहाँ से H+ निकलेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, इसको कर देगा बाहर, है ना। और एरो पर स्ट्रॉन्ग बेस OH- हीट लिखा हुआ है, मतलब E2 है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो हॉफमैन बनने के लिए जो मोस्ट एसिडिक H है, या जहाँ कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल बनता, अगर बनता तो वो वाला हम लोग ले लेंगे। तो चाहे ये बीटा H चाहे ये बीटा H, दोनों एक ही जैसा है, तो ये H+ बाहर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये अल्फा से टूट जाएगा।
अल्फा से ही लीविंग ग्रुप निकलता है, दिख रहा है ना। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है देखो, तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बचेगी, देखो 1 2 3 4 5, जिसमें एक नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन लेकर मैं एक 5 मेंबर रिंग बना दिया। नाइट्रोजन पर एक मिथाइल भी है और इस पर प्लस चार्ज था, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है, बन गया नाइट्रोजन न्यूट्रल भाई। अब इस कार्बन से एक कार्बन के बाद यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, देखो तो, मतलब अगर नाइट्रोजन से मैं काउंट करूँ तो 1 2 पोजीशन से एक कार्बन के बाद मिथाइल, तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 पोजीशन से एक कार्बन के बाद ऐसा पाई बॉन्ड आएगा। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अगर दूसरी तरफ से काउंट करोगे तो 1 2 3 पोजीशन पर, तो दूसरी तरफ से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर। अगर हम लोग इस तरफ से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 पोजीशन पर, 1 2 पोजीशन पर। दिखाई दिया सबको, ठीक है ना। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ना बात, तो ये बात भूलोगे नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन फाइनल देख लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ नहीं, 2 क्वेश्चन कर लिया जाए ना। क्वेश्चन नंबर 79 जल्दी से देख लो। 79 बोल रहा है कि एन एल्काइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एल्कीन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल एक एल्काइल क्लोराइड है, एक सिंगल एल्कीन बना रहा है, मतलब E2 के मैकेनिज्म के थ्रू बना रहा है, ठीक है। उस एल्कीन को अगर हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलता है। आइडेंटिफाई द एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखो कैसे, पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर एक एल्काइल क्लोराइड है, ठीक है, और इसका E2 करा रहे हैं हम लोग, तो एक एल्कीन मिल रहा है, मिलना ही है ना। सिंगल एल्कीन मिल रहा है। सिंगल मतलब कि अगर इस मॉलिक्यूल का E2 कराओगे तो ये मेजर एल्कीन नहीं है, एकमात्र एल्कीन सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा, चाहे आप स्ट्रक्चरल आइसोमर जोड़ें और चाहे स्टीरियो जोड़ें, सब जोड़ जाड़ के केवल ये मिलेगा आपको, मतलब एक एल्कीन मिल रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोड्यूसेस अ सिंगल एल्कीन, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोजनेशन करा दे रहे हैं H2PT, जब इसका हाइड्रोजनेशन करा दे रहे हो तो आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो ये मिल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, यही बोल रहा है। तो इसका मतलब एल्कीन का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकता है ना। एल्कीन का पॉसिबिलिटी ऐसा एल्कीन हो सकता है, या कैसा हो सकता है भाई, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग बनाएं तो ऐसा एल्कीन हो सकता है ना, या अगर हम लोग बनाएं तो ऐसा भी एल्कीन हो सकता है, ठीक है। ये 3 एल्कीन पॉसिबल है। एक ये, अगर इधर पाई बॉन्ड लाओगे तो यही बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो इन एल्कीन से ये प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एल्काइल हैलाइड क्या हो कि आपको ये एल्कीन मिले, है ना। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो एक एल्काइल क्लोराइड ऐसा हो सकता है, नहीं, एक एल्काइल क्लोराइड ऐसा हो सकता है, एक एल्काइल क्लोराइड ऐसा हो सकता है ना, यहाँ क्लोरीन है, और एक एल्काइल क्लोराइड ऐसा हो सकता है, दिख रहा है ना। एक ये हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, यहाँ पर होगा तो इसी जैसा मानेंगे, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। तो इनमें से जो भी एल्काइल क्लोराइड है, अगर उसका E2 कराओगे तो सिर्फ एक एल्कीन मिलना चाहिए, दूसरा नहीं मिलना चाहिए। तो एक ये सही हो सकता है, अपना एल्कीन हो सकता है, ये एल्काइल हैलाइड हो सकता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बीटा एच है यहाँ पर, तो यहाँ से ये बीटा निकलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, मतलब ये एल्कीन बनेगा। दूसरा कोई एल्कीन यहाँ नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, ये एल्काइल हैलाइड ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से एक बार ये बीटा एच निकाल सकते हो तो यहाँ भी एल्कीन आएगा, और एक बार ये निकाल सकते हो तो यहाँ भी आएगा, मतलब ये सिंगल एल्कीन नहीं दे रहा है ना, ये मिक्सचर ऑफ एल्कीन देगा। उसी तरह से ये भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इधर पाई बॉन्ड बना सकता है और इधर भी बना सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, तो इसके पास एक ही बीटा एच, यहाँ पर केवल एक ये एल्कीन बन सकता है।
तो आइदर योर आंसर शुड बी दिस और योर आंसर शुड बी दिस। तो अब अपना ऑप्शन चेक करो कि कौन सा स्ट्रक्चर में है ना, या तो ये बना होगा या ये, दोनों नहीं दिया होगा। मल्टीपल होगा तो दोनों दिया रह सकता है, लेकिन अब अपने चारों ऑप्शन बना के चेक कर लेंगे कि ये वाला या वो वाला, दोनों में से कोई एक एल्कीन या एल्काइल हैलाइड दिया होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लो सब लोग। ठीक है भाई, आओ एक और क्वेश्चन फाइनली कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 81 जरा समझो। 81 कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पढ़े ही नहीं है। देखो बोल रहा है 1,2-डाइब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस ईथर टू गिव 1,2-डाइब्रोमो इथेन, है ना। इसमें मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो याद करो, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये अल्काइल हैलाइड है, तो मेटल के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड रेडिकल की तरह टूटेगा, और ये दोनों है ना, वुड्स रिएक्शन पढ़े थे, याद आ रहा है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि वुड्स रिएक्शन जो है वो कई मेटल से कराया जा सकता है, तो लगभग वैसा ही रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको होमोलिटिकली, ये मैग्नीशियम जो है मेटल है, रेडिकल इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसको रेडिकल की तरफ तोड़ेगा, दोनों पे रेडिकल क्रिएट होंगे, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, और है ना इथीन बन जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ के बात। और सेम क्वेश्चन है 84, क्वेश्चन नंबर 84 में सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पर ले लिया है कौन, जिंक ले लिया है। ठीक है, तो वो भी मेटल है, इसी तरह से तोड़ेगा, यही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए तो पायरोलिटिक एनिमिलेशन और ये सब हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन है, इस क्लास में ही कर लिया है सब हम लोग। ठीक है, चलिए तो आज डिस्कशन इतना ही, अब आगे बढ़ा जाए। इसको नोट कर लो भाई सब लोग। चलो देखा जाए। अब हम लोग कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला रिएक्शन देखा जाए, रिएक्शन विथ HX हाइड्रोहेलिक एसिड, रिएक्शन विथ हाइड्रोहेलाइड या हाइड्रोहेलिक एसिड। ठीक है, तो चलो जैसे मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एक एल्कीन ले लिए, ऐसा प्रोपीन टाइप का, ये ड्यूटेरियम लिया हुआ है, और इसका रिएक्शन हम लोग लेट अस से HBr के साथ करा रहे हैं, है ना। HX मतलब HBr, क्या मतलब किससे किससे रिएक्ट कर सकता है, HI से कर सकता है, HBr से कर सकता है, HCl से कर सकता है, और HF से कर सकता है। नहीं, इन सब का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एल्कीन पर, और इसमें सबसे ज़्यादा रेट होगा किसका, HI का, और सबसे कम जो रेट होगा वो होगा HF का। ठीक है, क्यों ऐसा होगा वो बात हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं तो अपने आप क्लियर होगी। ठीक है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है HI के साथ। क्यों ऐसा होगा समझते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये अपना अगर H यहाँ से निकलेगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा और ब्रोमीन ब्रोमाइड के फॉर्म में निकलेगा। तो देखो H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो H+ या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट के इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या तो पाथवे ए ऐसा हो सकता है, या ये H+ इस कार्बन पे अटैक करेगा, अगर ये H+ इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा
और यहाँ पर आएगा कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो गया अपना पाथवे बी। ठीक है, या तो पाथवे ए से ऐसे चल सकता है या पाथवे बी से चलेगा। अब देखो दोनों पाथवे समझते हैं ना। जब H प्लस इस पर अटैक किया तो अगर मान लीजिए हम लोग पाथवे बी अगर ऊपर लिखते हैं, पाथवे बी अगर यहाँ अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, मतलब ऐसा बनेगा CD3CHH और यहाँ पर आ जाएगा CH2 प्लस। ठीक है, और अगर ये पाथवे ए से H प्लस ने अटैक किया तो यहाँ पर बन जाएगा CD3CH प्लस और यहाँ पर CH2H। ठीक है, ये हम लोग सीधा मैकेनिज्म ही लिख रहे हैं, सीधा मैकेनिज्म ही लिख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू ही समझ रहे हैं। ऐसा हो गया। अब जरा अच्छा, यही वाला स्टेप इस रिएक्शन का, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन का, यही वाला स्टेप जो होता है वो RDS स्टेप होता है। ठीक है, चलिए तो जरा सोच के बताइए कि ये रिएक्शन मेजरली किधर जाएगा। यहाँ से H प्लस का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन दिस एल्कीन, ये मेजरली किधर जाएगा, इधर आएगा या इधर आएगा? क्योंकि ये हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसलिए ये रास्ता मेजर का होगा, ये रास्ता माइनर का होगा। नहीं, तो ये वाला रास्ता जो है ये माइनर बनने का रास्ता है और ये वाला जो रास्ता है वो मेजर बनने का रास्ता होगा। ठीक है, इतनी कहानी आई समझ में। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है, इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बना है, तो इसका मतलब क्या पॉसिबल है, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट। वो अब अपने आप बात समझ में आ रही है ना। हम लोगों ने एक बार यूनिवर्सली लिख लिया है कि जहाँ जहाँ रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर आप बिना रीअरेंजमेंट कराए मेजर प्रोडक्ट नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट बन सकता है। दूसरा, यही वाला स्टेप RDS है, और अगर ये वाला स्टेप RDS है तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना फास्टर रेट। बोलो भाई, जो बनने वाली स्पीशीज़ है वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है RDS स्टेप में तो उतना फास्टर रेट होता है। क्लियर हो रही ना बात सबको? तो अब जहाँ से H प्लस आया था वहाँ छूट गया है कौन, Br माइनस। ये कार्बोकेटाइन बना है और कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ये ब्रोमाइड इसमें अबव से अटैक कर सकता है या बिलो से कर सकता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CD3CH ब्रोमीन और यहाँ पर CH3, क्योंकि इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है, एक H, एक ब्रोमीन, एक CH3 और एक CD3। तो इसका मतलब ये कार्बन कायरल है, और क्योंकि ब्रोमाइड अबव अटैक और बिलो दोनों कर सकता था यहाँ पर, तो अगर अबव करेगा तो एक फॉर्म बनेगा और बिलो करेगा तो दूसरा फॉर्म बनेगा। मतलब ये कायरल बना है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, और हर उस जगह 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ जहाँ ये वाला एटम कायरल होगा। समझ के बाद? तो ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से दिस इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये रास्ता जो है वो मेजर का है। दूसरा, थोड़ा बहुत तो ये भी बनेगा, और जब इस वाले स्टेप में जब Br माइनस का अटैक होगा तो ये भी अबव बिलो अटैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कायरल नहीं बन रहा है तो अबव और बिलो से प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कायरल ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये ब्रोमीन भी ऐसा अटैक कर जाएगा और यहाँ पर आप बोलोगे CD3CH2CH2Br ऐसा बन जाएगा, और ये अपना प्रोडक्ट बना है माइनर। बोलिए, इतना बात मेरे हिसाब से क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो अब यहाँ पर 1-2 बात और मैं कर लूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये जो कार्बोकेटाइन बना है तुरंत यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यही कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट ही क्यों बनेगा सर? ये तो बनेगा नहीं। नहीं, ठीक है, अगर ये बना, माइनर में बना ये कार्बोकेटाइन, हाइड्राइड शिफ्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट जैसे ये बने ठीक उसी समय ब्रोमाइड अगर सामने पड़ जाए तो ये भी प्रोडक्ट माइनर में बनता है। ठीक है ना। दूसरा, बोले सर ये कार्बोकेटाइन बना, शिफ्ट हो गया तो यही कार्बोकेटाइन बन गया, तो मतलब जो रेट इसका वही रेट इसका। ऐसा भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन का ही स्टेबिलिटी चेक करेंगे रेट के लिए।
तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये कम स्टेबल है, तो ये कम रेट से जाएगा, ये ज़्यादा रेट से जाएगा, और इसीलिए ये वाला माइनर होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखोगे यहाँ पर, है ना। चलो, तो अच्छा एक बात और, ये जो H+ का अटैक इस एल्कीन पर हुआ है, ये हमने सिर्फ नीचे से दिखाया है। यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है ना बेटा, बोलो, तो पाई बॉन्ड भी तो p ऑर्बिटल होता है, अगर आप याद करें तो ये H+ का अटैक इसी p ऑर्बिटल में हो रहा है ना, तो ये नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है, इस पर, इस कार्बन पर, दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, तो अगर ये वाला कार्बन भी कायरल होने का चांस होता, मतलब अगर कुछ यहाँ H हटा के कोई और ग्रुप्स भी लगे होते, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनते, एक बार अबव अटैक वाले, एक बार बिलो अटैक वाले। क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है और तीसरा भी हाइड्रोजन ही आके जुड़ रहा है, तो ये कायरल होने का चांसेस नहीं है, इसलिए हम लोग एक स्टेप में दिखा दिए। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि कितने टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो इस कार्बन पे अगर कायरल बनता, और इस कार्बन पे तो देख ही लिया है हम लोग, दोनों के सारे पॉसिबिलिटी देखेंगे, मतलब दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ लोग को बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग और इस पर जब आएगा करेंगे तो और बात क्लियर होगी। ठीक है, फिलहाल मैकेनिज्म आप एकदम क्लियर समझिए, है ना। मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, उस कार्बन पे किया जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दिया मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर वहाँ पर ब्रोमाइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। कार्बोकेटाइन बना है तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हमेशा सोचेंगे, बिना सोचे मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, और फिर ब्रोमाइड दोनों तरफ से अटैक करके अगर ये कार्बन कायरल हुआ, जो कि यहाँ पर है, तो आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो। क्लियर बात, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर एक चीज़ समझा जाए। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार इसको हो गया भाई, चलो क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, एक चीज़ और, अगर ओवरऑल देखो यहाँ पर, इस एल्कीन से ये प्रोडक्ट और इस एल्कीन से ये प्रोडक्ट, ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग लिखें तो यहाँ पर दो ग्रुप्स जुड़े हैं, ये पाई बॉन्ड टूट कर, और इसको भी हम लोग देखें तो यहाँ पर दो ग्रुप्स जुड़े हैं, ये पाई बॉन्ड टूट कर। ठीक है, अंतर क्या है कि इसमें H+ जो है वो उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा था, और इसमें H+ जो है वो उस कार्बन पे जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन कम था। देखो ध्यान से, यहाँ पर दो हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, तो उस प्रोडक्ट में, नीचे वाले प्रोडक्ट में H+ इस कार्बन पे जुड़ा है जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा था, और ऊपर वाले प्रोडक्ट में H+ इस कार्बन पे जुड़ा है जिस पे हाइड्रोजन कम था, है ना। तो यहाँ पर इसके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट कहा जाता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे सेटजेफ और हॉफमैन था, ठीक वैसे ही मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ है। ठीक है ना, चलो तो चलो लिख लिया जाए, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है ना। तो चलिए लिखिए, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ, है ना, मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट या मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना, लिखिए। इन एडिशन ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन में सीधा आता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा, कौन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा, ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है। तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर कि इन एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स, इन एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स, एडिशन ही तो हो रहा है, एडिशन रिएक्शन ही हो रहा है, इन एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन्स H+ will go to that carbon, H+ will go to that carbon which has more number of hydrogen. In addition of HX to alkene, H+ will go to that carbon
विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर H प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इसी से मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा, इसी को मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, इसी से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, इसी बात को मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक डेफिनीशन है और डेफिनीशन से मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है और ना ही आईआईटी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि अगर इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो सभी कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मेजर प्रोडक्ट किस रास्ते बनेगा, सोचो बताओ किस रास्ते बनेगा। इन एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, हम लोग का डिफिनीशन क्या होगा मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए? मार्कोनिकॉफ नहीं होगा, हम लोग का डिफिनीशन क्या होगा? एल्कीन पर जब हम लोग H प्लस HBr या HX का एडिशन कराएंगे तो H प्लस का अटैक हमेशा उस कार्बन पे कराएंगे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे, भले वो मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ, वो हमको नहीं पता। हम लोग को मेजर बनाना होगा तो हम लोग H प्लस का अटैक उस कार्बन पे कराएंगे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, ठीक है। तो ये एक डिफिनीशन लिख लो ना, हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए इसको। हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए? मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया और सिमिलरली एंटी मार्कोनिकॉफ भी समझ में आ गया। मतलब मार्कोनिकॉफ का ठीक उल्टा, मतलब H प्लस वहाँ जाए जहाँ पर कम हाइड्रोजन हो तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो H प्लस वहाँ जाए तो वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछा जाएगा कि भाई मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो हम लोग कौन सा बनाएंगे? मार्कोनिकॉफ बनाएंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ बनाएंगे? हम लोग दोनों में से कोई बनाने नहीं जाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे? जैसे सेटजेफ हॉफमैन में किया था ठीक वैसा ही हम लोग उस रास्ते जाएंगे, उस कार्बन पे अटैक कराएंगे जहाँ सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, और फिर यहाँ से हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर डिसाइड करेंगे कि ये मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। पहले मैकेनिज्म से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोगों ने ये बात की थी, यहाँ पर फिर से हम लोग यही बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना बात? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिख लो, H प्लस विल गो टू दैट कार्बन, H प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच गिव्स more stable carbocation. H plus will go to that carbon which gives more stable carbocation. समझे बात ना? तो H प्लस हमेशा उस कार्बन पे अटैक कराओगे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे, ठीक है। अब एक बात और समझो, हम लोग ने जो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की डेफिनेशन लिखी है वहाँ पे हम लोग लिखे इन एडिशन ऑफ HX, ठीक है। तो ये जो डिफिनीशन है ये सिर्फ HX तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जब HX का एडिशन कराएंगे केवल तभी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। किसी भी A और इस तरह का स्पीशीज़ अगर एल्कीन पर अटैक करेगा, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, और वो एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन अगर दे रहा होगा, है ना, तो उन सब जगहों पर हम लोग यही काम करने वाले हैं, ठीक है ना। हमेशा जैसे इसमें अगर करेंगे तो E प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ के लिए, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बोलेंगे तो E प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक दो चीज़ें देख लिया जाए, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी लिख लिया जाए, है ना। पॉइंट नंबर वन लिखिए, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, सो है ना, सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन greater is the rate of reaction, ठीक है। formation of carbocation is RDS, so greater the stability of carbocation, greater is the, है ना, rate of reaction। मान लीजिए अपने को कहीं पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिले,
फिर कहीं पर टर्शरी मिले, कहीं पर सेकेंडरी मिले, कहीं पर प्राइमरी मिले, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कुछ इस तरह से वैरी करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख दो जल्दी से, है ना, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना फास्टर रेट। और ये बात हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, अब कोई नई चीज़ नहीं रह गई अपने लिए, है ना, एकदम सिंपल बात है। सेकेंड पॉइंट लिखो, सिंस कार्बोकेटाइन्स इज फॉर्म्ड, सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, सो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, ये बात एकदम सही हो गई। फिर तीसरा, एनर्जी प्रोफाइल जरा बनाओ तो, इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे दिखाई देगा। जो हम लोग रिएक्शन अभी लिखे हैं उसी का मेजर प्रोडक्ट का एनर्जी प्रोफाइल अगर आपको बनाने को आ जाए, ज़रा एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया भाई। तो देखो, तो पहला स्टेप आरडीएस है, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, और दूसरा स्टेप ऐसा कुछ हो जाएगा। फास्ट है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि ये आरडीएस था तो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा होगा। और ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये वाला प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे होने वाला है, और जानते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है, तो इसी वजह से ऐसा एनर्जी प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कहीं कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट आ जाए, तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट आ जाएगा तो एक और बनवाए थे वहाँ पर E1 में, यहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आई सबको समझ में। चलिए, तो अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस किया जाए। चलो लिखो, राइट मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट फटाफट कर डालिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है अब, है ना, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। अप्रोच क्या रखेंगे हम लोग, एल्कीन देखे, HX देखे तो हम लोग H+ का पहला अटैक कराएंगे, और इन दोनों पाई बॉन्ड में के कार्बन से ही किसी कार्बन पर अटैक होगा। तो या तो इसका अटैक इस कार्बन पर कराएंगे या इसका अटैक इस कार्बन पर कराएंगे। और ये बात कैसे डिसाइड करेंगे कि H+ का हमेशा उस कार्बन पर अटैक कराओगे जिससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एक बार में मिले, और फिर वहाँ पर देखोगे कार्बोकेटाइन बन गया। अब वहाँ देखोगे कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, जितनी बार रीअरेंजमेंट हो सकता है उतनी बार कराएंगे, और फिर Br- या जो X- है उसको जोड़कर मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है।
है ना, फटाफट कर डालिए तो सारे क्वेश्चंस। चलो पॉज करके किया है सभी ने। चलिए देखा जाए तो इसमें मेजर प्रोडक्ट H प्लस का अटैक हम लोग इस कार्बन पे कराएंगे, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये ज़्यादा स्टेबल है ना। फिर Br माइनस का अटैक यहाँ पे करा देंगे, तो सीधा यहाँ पे हम लोग एक बार में प्रोडक्ट लिख देंगे ये वाला, तो ये मेजर बना। और अब मान लो आपसे पूछे यहाँ पर कोई कि जो प्रोडक्ट बना है वो इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉफ बना है या एंटी मार्कोनिकॉफ बना है, तो कौन से रूल के हिसाब से बना है? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर H प्लस उस कार्बन पे गया है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा था। यहाँ कितना हाइड्रोजन था? 2 था, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन है। तो H प्लस वहाँ जोड़े हो जहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, तो मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। नहीं, ठीक है। मेजर बनाते समय हम लोग ये नहीं सोचे, मेजर हम लोग बना दिए। अब अगर क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि मार्कोनिकॉफ बना है या एंटी मार्कोनिकॉफ बना है, तब हम लोग बता देंगे ऐसा, ठीक है। इसमें बताओ, तो इसमें H प्लस का अटैक पहले यहाँ कराए होगे, ये बॉन्ड यहाँ टूटा होगा, यहाँ प्लस चार्ज आया होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए होगे, है ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन ऐसा बना होगा और Cl आकर यहाँ जुड़ गया होगा। सही है ना, +4 और -1 करते चलो, है ना। चलिए, तो ये दोनों हो गए। इसमें H प्लस का अटैक पहला यहाँ होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, और वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दिखाई दे रहा है, और फिर I यहाँ जोड़ देंगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। थर्ड ये हो गया। फोर्थ देखो, तो इसमें मैं H प्लस का अटैक पहला इस पर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 तो होगा ही, साथ ही साथ बेंजीन का रेजोनेंस भी होगा, और फिर Br माइनस मैं यहाँ पर आकर जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा PHC CH3, यहाँ पर ब्रोमीन ही है ना, हाँ, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। बोलिए तो ज़रा, क्लियर हो रही है ना बात? चलो इसे बताओ। हाँ, फिफ्थ वाला कर लिया है सबने। देखो, इसमें अगर H प्लस का अटैक हम लोग इधर कराएं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, CF3 CH प्लस और यहाँ पर आ जाएगा CH3। और अगर मैं H प्लस का अटैक इस पर कराऊँ, ये वाला बॉन्ड इधर टूटे, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 प्लस। क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? देखो ध्यान से, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने का डिफरेंस? मात्र 1 हाइड्रोजन का, 1 अल्फा हाइड्रोजन का। नहीं, CF3 ग्रुप का -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पढ़े हैं हम लोग। तो ये कार्बोकेटाइन इस CF3 के जस्ट बगल में है, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लग रहा होगा। और ये कार्बोकेटाइन CF3 से थोड़ा दूरी पर है, 1 कार्बन की दूरी पर है, तो इसका -I इफेक्ट इसके -I इफेक्ट से कम लग रहा होगा इस पर। अच्छा, तो एक फैक्टर है जो है ना, क्योंकि CF3 का -I बहुत स्ट्रांग होता है और उसके ठीक बगल में कार्बोकेटाइन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से बहुत तेज़ी से वैरी करता है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पर कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और ये वाला रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो गया है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का सिर्फ एक ही का डिफरेंस था, है ना। और जब एक का डिफरेंस होगा तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, समझ के बाद। तो इस वजह से ये इस बार मतलब ये रास्ता नहीं अपनाएगा, ये रास्ता अपनाएगा। मतलब H प्लस का मेजरली अटैक इस कार्बन पे होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और फिर यहाँ पर है ना, ये मेजर बना, और फिर यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ के जो मेजर प्रोडक्ट अपना बनेगा CF3 CH2 Br। बोलो भाई, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है, भूलेंगे नहीं, है ना। जबकि अगर पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ से बना या एंटी मार्कोनिकॉफ से बना, तो ये प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना है। H प्लस गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऐसा नहीं है हमेशा कि मार्कोनिकॉफ रूल से ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि ओरिजिनल जो
या हम लोग बोले क्लासिकल डेफिनेशन यही बात बोलता है कि मार्कोनिकॉफ मेजर बनेगा, H+ हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, लेकिन मैकेनिज्म से ही हम लोग हमेशा बनाएंगे। मैकेनिज्म क्या बोलेगा, H+ हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे, भले वो मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ हो, उससे अपने को लेना देना नहीं है। समझ के बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग कि ये क्या था। ठीक, चलो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ी जगह बना ली जाए। चलो भाई देखा जाए थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें H+ का पहला अटैक यहाँ, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और ब्रोमाइड अबव और बिलो दोनों आ सकता है। नीचे वाला जो मिथाइल है वो तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें अगर ब्रोमाइड अबव आ गया तो ऐसा हो जाएगा, मिथाइल पीछे चला जाएगा। और जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो मिथाइल ऐसा है, और अगर ब्रोमाइड पीछे से आकर जुड़ा उस कार्बोकेटाइन पर तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में कि A+B बनेगा और रिलेशन बताओ, या यही पूछा जा सकता है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है। क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं, कर चुके हैं बहुत बार हम लोग, है ना। इसमें देखो ये मिथाइल दोनों ट्रांस हैं, इसमें ये मिथाइल सिस हैं, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स, याद है। तो ये डायास्टीरियोमर्स बन गए हैं, है ना। और ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऐसे वाली, ठीक है ना। ये ब्रोमीन, मिथाइल, रिंग, ये मिथाइल सब आधा आधा स्लाइस हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे काट दें तो ये डायस्टेरोन्स बने। और नेट सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली अगर मान लो पूछा जाए तो हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं क्या, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, ठीक है। जबकि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव था क्योंकि इसके पास ये कायरल सेंटर था, दिखाई दे रहा है सबको, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिला है। चलो इसको नोट कर लो, इस वाले को देखा जाए, इन दोनों को, इसको मिटा रहा हूं मैं, चलो यहां मिटा देता हूं। हाँ भाई, तो इसमें H+ का पहला अटैक यहाँ करा दोगे, यहाँ पर यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे ना। तो जब रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो 5 बना दिया हमने, इसको मैंने बोल दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाला कार्बन हो गया 5। तो 1 2 3 4 5, 1 पर प्लस चार्ज आएगा और 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ऐसे हैं। बोलो भाई, ये कार्बोकेटाइन बन गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। एक बार और कराओगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ये वाला कराएंगे ना, तो देखो तो ऐसा बन जाएगा, और इस बार प्लस चार्ज आएगा यहाँ, और फिर Cl- इस वाले पर अटैक करेगा, तो यहाँ से अपने को जो मेजर प्रोडक्ट मिलता दिखाई दे रहा है वो ये मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एकदम सिंपल, वही कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट। इसमें देखो तो H+ पहले यहाँ करेगा अटैक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको यहाँ जोड़ दोगे, इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5, और ये वाला हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ऐसा 6 मेंबर रिंग बन गया, एक 1 2 3 4 5 6, 1 पर प्लस चार्ज और 6 कार्बन पे एक मिथाइल, ऐसा क्या ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से लिख दो, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ बात? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हो जाएंगे फटाफट। चलिए तो क्लियर कर रहे हैं इसको।
और भी क्वेश्चन लिखो। ये भी कर डालिए फटाफट, पॉज करके इसको भी कर डालिए। तो हाँ, H प्लस आया यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। H प्लस इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस पे करेगा? किसी पर भी सेम कार्बोकेटाइन मिल रहा है ना, तो इसलिए H प्लस इस पर अटैक करे चाहे इस पे करे एक ही बात है, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ऐसा प्लस चार्ज बनेगा CH, है ना, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, और फिर सेकेंड स्टेप में जो Cl माइनस है ये अबव और बिलो दोनों अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर CH3Cl, CH2 CH3, और ये कार्बन कायरल हो गया, तो यहाँ पर अपने को दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बोलो भाई, है ना, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से? डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली, बताओ, ये कार्बोकेटाइन बना है, अब जितना पॉसिबिलिटी ऊपर से अटैक करने का है उतना ही नीचे से अटैक करने का है, क्योंकि पी ऑर्बिटल तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों अटैक एग्जैक्टली बराबर बराबर होंगे, ये 50% ये 50%, तो दोनों प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों 50-50% बनेंगे। तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली, क्या बोल दोगे, इनएक्टिव। आया बात समझ में ना। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या? तो मतलब प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, ऐसा पूछा जाएगा। मैट्रिक्स टाइप में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने रेसमिक मिक्सचर के प्रोडक्ट क्या क्या बना, तो ऑप्शन ए 1 2 3, मैट्रिक्स में एक का कई मैच होता है ना, उस तरह का क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि इसमें पी का बनाएगा ए कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक, मीज़ो, क्या बनेगा, तो रेसमिक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ के बात ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए अपने को। इसमें बात करो तो H प्लस का पहला अटैक यहाँ होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर ब्रोमाइड अबव बिलो दोनों से अटैक कर सकता है। तो ये वाला मिथाइल बेचारा अपना ऊपर ही था, यहाँ मिथाइल अबव और ब्रोमाइड बिलो आ सकता है, मतलब वही कंपाउंड जो इसके पहले हम लोग बनाए हैं ना। ये मिथाइल ऐसा, यहाँ पे ब्रोमाइड अबव आ सकता है और मिथाइल बिलो हो सकता है। और इन दोनों में अभी अभी हम लोग रिलेशन निकाले हैं, इसके पहले जो एक क्वेश्चन किए थे, नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, तो नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दोनों, नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलिए, तो इस पे इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। और है ना, एक और क्वेश्चन देख लो, तो जैसे मान लो वो भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है। जैसे मान लो अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए ऐसा है, इसमें HCl का अटैक बता रहा है, बना लोगे ना मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें H प्लस का अटैक इधर होगा या इधर होगा? मेरे हिसाब से इधर होगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में है ना, और यहाँ पे प्लस आएगा 1-2 रेजोनेंस के बाद, और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये इसको बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। पहले भी ये बात हम लोग किए हैं, इसीलिए मेजरली यहाँ से अटैक होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन आकर इस कार्बन पे जुड़ेगा। मतलब जो अपना मेजर प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे वो ऐसा लिख देंगे, और ये भी कायरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर OCH3 ऐसा हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिलेंगे, है ना, मेजर के 2 प्रोडक्ट। वैसे तो इस पर भी H प्लस अटैक करके यहाँ कार्बोकेटाइन बना के, वो भी अनस्टेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल ये है, इसलिए मेजर ये प्रोडक्ट बनेगा।
माइनर इस कार्बन पे भी क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस चार्ज यहाँ आया है तो यहीं क्लोरीन जुड़ा है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर रेजोनेंस हुआ यहाँ प्लस आया, फिर रेजोनेंस हुआ यहाँ प्लस आया, फिर रेजोनेंस होगा यहाँ प्लस आएगा। सर इनमें से कहीं पर क्लोरीन क्यों नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस तो उन जगहों पर भी जा रहा है बेंजीन पर, तो इनमें से किसी जगह पे चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ हम लोग क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं क्लोरीन। वो इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ आप क्लोरीन जोड़ दोगे तो इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाने वाला है, तो ये नहीं करेगा वो, है ना। प्लस चार्ज अपने ऊपर लेगा जरूर, लेकिन वहाँ क्लोरीन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो sp3 हो जाएगा। समझ गए बात ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, है ना। इस पर कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, रेट पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। फ़िलहाल इतना रिवाइज़ करके रखिएगा।